तो अभी तक अपन ने जो नेटवर्क में टॉपिक पढ़े हैं ना, उनमें जैसे थेवेनिन थ्योरम किया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किया है, कुछ मैश एनालिसिस के क्वेश्चन, नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन किए थे, और उसके बाद में अपन ने ट्रांजिएंट एनालिसिस वगैरह किया है ना। अब ये वाला सारा टॉपिक करने के बाद में एसी में हमने कुछ जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम था वो डीसी में और एसी में जो है वो अलग अलग कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और एसी डीसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एसी डीसी के लिए हो गया। उसके बाद में कुछ एक दो प्रॉब्लम जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर का, मतलब फेजर वेजर ड्रॉ कैसे करते हैं, फेजर का मीनिंग क्या है, ये सब वीडियोस मतलब एक दो 3-4 वीडियो बनाए होंगे शायद इस पर भी। और कुछ रेजोनेंस समझने की कोशिश किया था। रेजोनेंस का एक दो जो है वो क्वेश्चन किए थे सिर्फ, है ना। तो अभी रेजोनेंस डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रेजोनेंस पढ़ने से पहले अभी अपन एक नेटवर्क एनालिसिस का जो हर्ट बोलते हैं, मतलब पावर मेजरमेंट, है ना। पावर मतलब पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही हर्ट पावर मेजरमेंट है ना एक तरह से। तो ये पावर मेजरमेंट करते कैसे हैं, इसका पीछे का जो है वो लॉजिक क्या है, और ये सारा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल फेज सर्किट होता है, उसमें पावर कैसे मेजर करते हैं, 3 फेज में पावर कैसे मेजर करते हैं, और एक्चुअल में पावर मेजर करते हैं तो हम जो है, जैसे पावर जो है उसका यूनिवर्सल फार्मूला क्या है, कोई भी एलिमेंट है उस पावर किसकी कैलकुलेट की जाती है, किसी एलिमेंट की कैलकुलेट की जाती है ना, कि कितनी वो कंज्यूम कर रहा है या कितनी डिलीवर कर रहा है। अगर सोर्स है तो डिलीवर कर रहा होगा, और एलिमेंट अगर लोड है तो कंज्यूम कर रहा होगा। तो अगर हमको ये पता करना है कि पावर ये कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना डिलीवर कर रहा है, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला है। जिस एलिमेंट का कंजम्पशन या डिलीवर निकालना है पावर, उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, और उस एलिमेंट जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो सुन लेना, उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, और उस एलिमेंट से जाने वाला करंट निकालो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो वो वाला जो निकल के आता है वो उस एलिमेंट का जो ले रहा होगा या दे रहा होगा, जो भी होगा, उस साइन के साथ में पावर निकल के आ जाएगा, है ना। जब 3 फेज में मेजर करेंगे तब भी देखेंगे, तब जो है वो 3 फेज में तो 3 वोल्टेज 3 करंट होते हैं, तब हम वोल्टेज वगैरह चूज करेंगे, हम कौन सा किस मतलब जब लोड के अक्रॉस मेजर कर रहे होंगे तो वोल्टेज कौन सा लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कनेक्शन कैसा है। उसको समझने से पहले अपन एक बार समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पावर का क्या है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पावर का समझने के लिए अब पहली बात तो कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, एक बार वो समझ लेना आप, है ना। कि कोई भी जो है एक मान लो सोर्स है, देखो पावर हमेशा कोई सोर्स डिलीवर करेगा, है ना। और ये सोर्स जो है वो क्या कर रहा होगा, किसी लोड को लोड को पावर डिलीवर करेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस वाले बॉक्स के अंदर जो है वो कोई लोड कनेक्टेड है, ठीक है। इस सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कुछ V है, और ये जो सोर्स इसको करंट डिलीवर कर रहा है लोड को, वो करंट क्या है, I, ठीक है ना। अब ये जो पावर जो देखो डीसी में पावर मेजर करना हो तो आसान है, V और I निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ तो कोई फेज का लफड़ा ही नहीं है ना। लेकिन जब इन्वॉल्वमेंट टाइम का आ जाता है ना, ये टी का, ये जब टी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तब थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। ट्रिकी कुछ नहीं है, मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखो यूनिवर्सल है। पावर का यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखो आप, पावर इक्वल टू किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस निकालना है तो उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और उस एलिमेंट से जाने वाला करंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको निकालना है कि ये एक सर्किट दिया हुआ है, कोई भी लीनियर सर्किट है, ठीक है ना। और उस लीनियर सर्किट में कोई एक मतलब सोर्स है और कोई लोड कनेक्टेड है। हमको पता करना है ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स इस लोड को जो पावर डिलीवर कर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, पावर को मतलब कुल मिला के इसको जो डिलीवर कर रहा होगा पावर, उसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो ये वाला जो सोर्स दिया हुआ है ये एसी सोर्स है ना, एसी सोर्स है। तो मान लेते हैं कि जो सोर्स है वो उस सोर्स का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, Vm साइन ओमेगा टी टाइप का होगा, है ना। मान लेते हैं इसका कुछ फेज डिफरेंस होगा, थीटा भी, है ना। और ऐसे ही ये जो सोर्स है ये इस लोड को जो करंट डिलीवर कर रहा है उस करंट का वैल्यू जो है वो कितना होगा, मान लेते हैं कुछ करंट का कुछ पीक वैल्यू होगा, और वो इस वोल्टेज के साथ किसी फाई डिफरेंस से मतलब ये इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, है ना। जैसे इनका दोनों का फेजर ड्रॉ करेंगे हम, तो मान लेते हैं कि वो फेज डिफरेंस, ये करंट जो है उसका जो है फाई आई है ना। मतलब ये कोई इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का जो है फेजर ड्रॉ करेंगे। तो वोल्टेज जो है इस इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में थीटा V से आगे है, और ये वाला जो मान लेते हैं वो ये इनिशियल से कितना है, जैसे ये वाला है IT और ये वाला VT, है ना। तो VT जो है उसका इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में जो अगर हम देखें तो किसी t इक्वल टू टी पे जो है वो कितना ओमेगा टी, मतलब जैसे ओमेगा टी किसी t इक्वल कि टी इंस्टेंट पे कितना ये रोटेट कर चुका होगा ओमेगा टी, और इनिशियल फेज डिफरेंस इसका t इक्वल टू 0 पे कुछ 5v था, तो ये कंप्लीट तो कितना ओमेगा टी प्लस 5v, ऐसे इसका ओमेगा टी प्लस i भी है ना। तो ये वाला पावर अब किसी भी
इन दोनों का फेजर जो ड्रॉ करेंगे वो मतलब कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब ये वाला वोल्टेज और ये वाला करंट इस लोड, मतलब जैसे हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ये सोर्स इस लोड को कितना पावर डिलीवर कर रहा है। देखो ये इन जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं एक, और इस पर जो है वो हर 2-3 साल में जो है वो इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों के अंदर क्वेश्चन आता है पावर मेजरमेंट का। अब उसमें वो अलग बात है कि उसमें जो है वो सिर्फ सीधा साइनोसॉइड नहीं दिया होता, उसमें क्या करता है, इसमें जैसे ये वाला साइनोसॉइड दिया हुआ है ना, इसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। अब इसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ले लिया, मान लो वोल्टेज जो है वो प्योर साइनोसॉइड होने के बजाय उसमें ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा ऐसे 2 हार्मोनिक्स भी ऐड हैं, तब पावर कैसे मेजर करेंगे तब भी देखेंगे। लेकिन अभी हम मान ले रहे हैं कि ये वाला जो है वो सिर्फ फंडामेंटल, मतलब ये वाला जो सोर्स है वो प्योरली साइनोसॉइड है, उसमें सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये अब हमको पता करना है ये सोर्स इस लोड को कितना पावर डिलीवर कर रहा है। तो पावर जो है वो कुछ पॉइंट सुन लो आप, सोर्स इसको डिलीवर कर रहा है ना, ऐसा मान रहे हैं हम, है ना, और एक्चुअल में वो साइन बताएगा कि कौन किसको डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये जो जिस एलिमेंट के अक्रॉस पावर निकालनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जिस एलिमेंट के अक्रॉस पावर निकालनी है उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालो और उस एलिमेंट में से जाने वाला करंट निकालो, ठीक है ना। वर्ड एक एक वर्ड सुन लेना खास करके, है ना। तो इस लोड को जो पावर दी जाएगी, जो लोड जो है वो पावर कंज्यूम कर रहा होगा, मान ले रहे हैं कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो पावर का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, वीटी और आईटी, मतलब किसी इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो, और इससे जाने वाला करंट जो होगा वो। तो ये वाला वोल्टेज जो है वो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, और यही वाला क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो जो ये वाला वोल्टेज है ना, ये वो सीधा लोड के अक्रॉस अप्लाइड है, और लोड से जाने वाला करंट है आईटी। तो इस लोड का पावर जो कंज्यूम कर रहा होगा या डिलीवर कर रहा होगा ना, वो क्या कैसे दिया जाएगा, वीटी इंटू आई टी। अभी हमको पता नहीं है ये कंज्यूम कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, वो इस इक्वेशन का साइन जो है ना वो अपने आप टेक केयर कर लेगा, है ना, तो उसकी टेंशन नहीं करनी है। ये डेरिवेशन समझने की ज़रूरत है। देखो मैं डेरिवेशन बहुत सारी जगह जो है वो बताया नहीं हूँ करने का, सिर्फ जैसे मैक्सिमम पावर में बताया हूँ एक डिराइव करने का, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही पावर वाली की जो डेरिवेशन है ना, उसका गेट में जो क्वेश्चन आता है ना, उसका लॉजिक जो है उस क्वेश्चन में वो डेरिवेशन वाला यूज होता है। तो आपको अगर मान लो डेरिवेशन का सिर्फ प्रोसेस पता करना है यहाँ पे कि क्या क्या किए थे, है ना, अल्टीमेटली तो एक रिजल्ट याद रखेंगे हम, वही पावर का रिजल्ट होता है ना। तो जैसे ये वाला वी और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी एम आई एम, मतलब वी और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वी एम और आई एम आएगा। और साथ में ये वाला इक्वेशन जो आएगा, ये क्या इक्वेशन निकल के आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, है ना, ये वाला निकल के आया, ये वाला पावर निकल के आया। इसी फॉर्मूले को जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपन, है ना। तो इसमें देखो ये साइन ए साइन बी टाइप का फॉर्मूला है, तो हमको वो पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक दो फॉर्मूले हमको साइन का पता है, 2 साइन ए साइन बी और 2 साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, उस तरह का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर 2 हमको आगे मिल जाए तो ये 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला कितना बना, वी एम और आई एम, और इसको अलग से रखो बाहर में। अब ये बना 2 साइन ए साइन बी, जब दोनों साइन होता है ना तो वो फॉर्मूला होता है कोस सी प्लस डी माइनस कोस सी माइनस डी, है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा कोस सी प्लस डी ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। और साथ में एक फॉर्मूला आता है क्या, नहीं इसमें आएगा कोस, ये जो 2 साइन ए साइन बी आता है ना, इसमें माइनस वाला लफड़ा होता है ना, तो इसमें सी माइनस डी वाली टर्म पहले आती है और सी प्लस डी वाली टर्म पहले आती है। या तो इसको ऐसे कर लो, माइनस बाहर लगा लो, है ना, और फिर ये वाला टर्म लिख लो, या फिर इसी साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला जो होता है उसको कोस सी माइनस डी माइनस कोस सी प्लस डी होता है ना। तो ये सी प्लस डी और ये माइनस का सी माइनस डी, है ना। मतलब वहाँ पे ये 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला देखोगे तो उसमें -2 बाहर में होता है ना, तो या तो बाहर में ले लो या बाहर में नहीं लिया तो राइट वाली साइड में लेंगे, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला है कोस सी माइनस डी प्लस कोस, क्या निकल के आएगा दूसरा वाला, कोस सी प्लस डी ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है ना। इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये वाला ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आ गया, इसमें से जो निकल के आएगा यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आया पावर का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, इसी फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा वी एम आई एम बाई 2 और उसके साथ में बनेगा कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है ना। और ये वाला फॉर्मूला बनेगा माइनस का कोस
2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा ई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आया ना हमारे पास में, ये वाला जो निकल के आया, इस वाले फॉर्मूले को अगर हम ढंग से देखेंगे, थोड़ा सा और खोलेंगे, तो यही वाला फॉर्मूला जो आगे खुलेगा पीटी का फॉर्म वाला, ये खुलेगा वी एम आई एम बाई 2, और साथ में इसके साथ में एक टर्म आएगी, पूरा खोल देते हैं इसको, कोस थीटा वी माइनस थीटा आई, है ना। और दूसरा टर्म जो इसके अंदर निकल के आएगा वो आएगा वी एम आई एम बाई 2। अब देखो इसके अंदर जो टर्म निकल के आई है वो कोस 2 ओमेगा टी, क्या निकल के आया, कोस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना। अब देखो ये जो पावर हमने कैलकुलेट किया ना, ये वाला जो पावर हमने कैलकुलेट किया है, इस पावर के अंदर एक टर्म कांस्टेंट है और एक टर्म जो है वो साइनोसॉइड की टर्म है। साइनोसॉइड किसको बोलते हैं, साइन और कोस को कंबाइंड लिया ना, या साइन को या फिर कोस को, है ना। तो वो एक उसमें साइनोसॉइड का टर्म है, तो एक साइनोसॉइड का टर्म है, और वो साइनोसॉइड वाला टर्म जो है ना, उस साइनोसॉइड वाले टर्म में वो टर्म जो है वो टी पे डिपेंड कर रही है, और ये वाली टर्म टी पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। तो ओवरऑल अगर इस एलिमेंट के अक्रॉस हमको ये वाली पावर मेजर करनी है, तो वो पावर जो है वो हर एक इंस्टेंट पे डिपेंड कर रही है ना। मतलब t इक्वल टू 1 उसमें डालोगे तो कुछ और पावर का वैल्यू मिलेगा, t इक्वल टू 2 पे कुछ और मिलेगा, 3 पे और मिलेगा, 4 पे और मिलेगा, और साथ में वो कोस जो है वो प्लस माइनस और हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि जीरो से π/2 में कोस पॉजिटिव होता है, π/2 के बाद कोस नेगेटिव, तो वो कभी पॉजिटिव बन रहा होगा, कभी नेगेटिव बन रहा होगा। तो ये जो सोर्स है, ये सोर्स इस लोड को जो पावर डिलीवर कर रहा है, वो पावर जो है वो उस वाले फॉर्मूले से दी जाती है, और वो पावर टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इस पावर को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। और उस वाली पावर को अगर मेजर करना है, उस वाली पावर को मेजर करना है, तो हमको जैसे पावर हम मेजर करेंगे तो हम किसी ड्यूरेशन में मेजर करेंगे ना, कि जैसे इस सोर्स को यहाँ पे लोड के अक्रॉस लगाया, हम पता करेंगे कि आधे घंटे में इस लोड ने कितनी पावर खा ली, है ना। तो आधे घंटे में करोगे तो आधे घंटे का जो ड्यूरेशन है उसमें टी का इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। जैसे मान लो हमको जो है वो 1 मिनट ड्यूरेशन का पावर मेजर करना है, तो 1 मिनट में कितने टी के इंस्टेंट्स होंगे, इन्फाइनाइट इंस्टेंट, है ना। मतलब 0.11 सेकंड भी होगा, 0.001 सेकंड भी होगा, है ना, 0.2 सेकंड भी होगा, 0.0, ऐसे इन्फाइनाइट नंबर होंगे। तो वो वाला सारा पॉइंट्स को अगर टोटल 1 मिनट ड्यूरेशन का पावर मेजर करना है, तो वो सारे इन्फाइनाइट ड्यूरेशंस के जो इंस्टेंट के पावर है ना, उन सबको सम करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम पावर मेजर करते हैं ना, जो किसी एलिमेंट, जो सोर्स इस पावर एलिमेंट को डिलीवर कर रहा है, वो पावर किसी इंस्टेंट पे मेजर नहीं करते हैं, है ना। इंस्टेंट पे मेजर करने के बजाय हम क्या करेंगे, इस पावर को किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मेजर करेंगे, और ड्यूरेशन में मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी पावर का एवरेज ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर में टी का टर्म है, और टी का टर्म है तो वो हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तो उसको मेजर करना जो है वो आसान नहीं है। तो इसलिए हम ओवरऑल एवरेज मेजर करेंगे पावर का। तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो हम पावर मेजर करते हैं, वो इस वाले जो पावर का फॉर्मूला निकल के आया ना, उसका एवरेज मेजर करते हैं ना। अब इसमें एक चीज़ और देख लो, जैसे ये वाला साइनोसॉइड था, जैसे मैंने फेजर ड्रॉ करना बताया था आपको, कि जब फेजर ड्रॉ करते हैं तो जैसे वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करेंगे तो किसी t इक्वल टू टी पे ओरिजिनल वाली लाइन से कितना फेजर ड्रॉ करेंगे ना। देखो ये वाला जो सर्कल, हर एक जो साइनोसॉइड क्या होता है, वो मैंने मेरे फेजर वाले लेक्चर में बताया था कि हर एक साइनोसॉइड जो है वो एक SHM की इक्वेशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से सोल्व की जा सकती है ना। तो जैसे ये वाला फेजर है, ये VM रेडियस का एक सर्कल जो है, उसमें कोई पार्टिकल जो है वो मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकुलर की किसी t टाइम पे लोकेशन जो है वो इससे दी जाती है, उसको बोलते हैं ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज का देखें किसी t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, तो ये जो है ये किस ड्यूरेशन पे, किस वाले इंस्टेंट पे है, मतलब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा। तो इसका फेजर जो ड्रॉ करेंगे ये वाला कुछ इस तरह का होगा। ऐसे ही आई का फेजर जो ड्रॉ करेंगे, आई का फेजर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना, मान लेते हैं कुछ ज़्यादा होगा ना। तो IM का फेजर जो है वो भी सेम ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, और दोनों एक दूसरे के बीच में, दोनों जो है ये इसका कितना होगा, ओमेगा टी प्लस थीटा भी, इसका होगा ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो दोनों में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेगा तो इन दोनों को a माइनस बी करके देखो, थीटा वी माइनस थीटा आई निकल के आएगा। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो थीटा वी माइनस थीटा आई, ये कॉन्स्टेंट मेंटेन रखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा कॉम्बो जो है, वोल्टेज वाला और आई वाला कॉम्बो, ये दोनों को कॉम्बो इस पर्टिकुलर सर्किल में किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। मतलब इसको ऐसे देखा करो हमेशा, जैसे वोल्टेज को देखो तो इसको एक ऐसे देखो कि ये कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि SHM की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इसका फेजर जो ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह का एक सर्कल में दिखेगा, इसका फेजर देखेंगे तो वो इस तरह का सर्कल में देखेंगे, और ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो पावर में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है,
पावर में फ्रीक्वेंसी है टी के साथ में 2 ओमेगा। इसका मतलब जो सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हमने लगाया है वो जो सोर्स इस लोड को जो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर कर रहा होगा, वो पावर जो होगी ना, उस पावर का फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना होगा, है ना। तो इसका मतलब उसका अगर फेजर बनाओगे, जैसे उसमें कांस्टेंट टर्म भी इंक्लूडेड है, बट उस साइनोसॉइड का अगर उस बनाओगे तो उसका सेम फेजर बनाओगे तो वो वाला जो फेजर है ना, वो 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा पर्टिकुलर, मतलब टाइम के साथ में 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा अगर उसका ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, इस पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से जो है वो डबल होता है ना। तो ये हो गया। अब हम अभी मैंने बोला कि पावर उसको तो मेजर करना आसान है नहीं, ठीक है, वो हर एक इंस्टेंट की मेजर करके ऐड करनी पड़ेगी अगर ड्यूरेशन में निकालनी है तो, क्योंकि पावर हमेशा ड्यूरेशन में निकाली जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन का एवरेज पावर, हम जो है किसी भी एलिमेंट की अगर जो पावर कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं ना। तो इसका एवरेज पावर अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है, ये देखो, ये ऐसा फंक्शन है a + 20 cos ओमेगा t प्लस थीटा, ये इस तरह का फंक्शन है। और कोस क्या है, पीरियोडिक, और पीरियोडिक फिक्स फंक्शन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो उसकी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होती है ना, मतलब कुल मिला के उसका पीरियड वही रहता है और ये फंक्शन भी पीरियोडिक ही रहता है। तो यहाँ पे देखो a, ये कांस्टेंट टर्म है ना, t से इंडिपेंडेंट, ये a टाइप का है, और ये b cos ओमेगा t प्लस थीटा टाइप का इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये भी पीरियोडिक होगा, ठीक है। अगर ये पीरियोडिक होगा तो हम मान लेते हैं इसका जो टाइम पीरियड है ना वो t है ना। अगर टाइम पीरियड t है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज पावर जो निकालेंगे, वो एवरेज पावर कैसे निकलेगी, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पावर निकाला है pt, है ना, इस एवरेज पावर का क्या कर देंगे, इस वाली पावर इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पीरियड में निकाल रहे हैं तो ड्यूरेशन से डिवाइड और उसी ड्यूरेशन में इंटीग्रेट कर दो, है ना। उसी ड्यूरेशन में इंटीग्रेट करेंगे तो ये pt को अगर यहाँ डालेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको डाल देते हैं एक बार, ये 1/t, ये 0 से t, और ये हो गया Vm/2 cos थीटा v। ये मैं जो कर रहा हूँ ना, इसको यही वाला रिपीट करना पड़ेगा। कई सारी प्रॉब्लम आई वो सोल्व करेंगे ना, मैं बार बार ये कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। और फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव करेंगे, बार बार वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाओगे एक पैटर्न कि वो रिजल्ट जो है हमको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। एक बार कर रहा हूँ इसलिए समझ लो उसको, है ना, ठीक है। तो Vm cos थीटा v, और साथ में एक आएगा -1/2 0 से t, और ये इंस्टेंटेनियस वाला टर्म, ठीक है। अभी इसका फ्रीक्वेंसी कितना आया, 2 ओमेगा t प्लस इसको मैं कुछ भाई बोल दे रहा हूँ, है ना। अब देखो कोई भी ये क्या है, ये कोसाइन है ना, कोसाइन है तो इस कोसाइन का ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, और इसका टाइम पीरियड क्या है, यहाँ से यहाँ तक जब पीक तक पहुँचेगा ये टाइम ड्यूरेशन t है। अब देखो 0 से t में इस कोसाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से t में कोसाइन को इंटीग्रेट करेंगे और t यहाँ से यहाँ तक का है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो सेक्शन पॉजिटिव है, ये वाला सेक्शन जो है, ये दोनों इक्वल अमाउंट के होंगे, और ये दोनों इक्वल अमाउंट के जो होंगे ना, ये मिला के इस नेगेटिव वाले सेक्शन के बराबर होंगे, है ना। तो ये वाला जो टर्म होगा ना, एवरेज जब लेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। और ओवरऑल जो हमारे पास एवरेज पावर निकल के आएगी वो कितनी आएगी, Vm/2, ये cos ओमेगा cos थीटा v माइनस थीटा i बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। थीटा v माइनस थीटा i बाहर आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे, इसके साथ इसका dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो dt के रिस्पेक्ट में t होगा, t आएगा तो ये t यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ये t यहाँ पे लिखेंगे, एक t इसके साथ में नीचे दिया हुआ है तो वो दोनों कैंसिल। तो ओवरऑल जो पावर निकल के आई ना हमारे पास, वो पावर जो डिपेंड कर रही है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, v और i तो पीक वैल्यू है, वो डिपेंड कर रही है थीटा v क्या है, t = 0 पे वोल्टेज कहाँ पे है, मतलब जैसे वोल्टेज क्या है, वो रोटेट करता हुआ एक फेजर है ना सर्कुलर मोशन में, तो थीटा v क्या है, t = 0 पे ये वाला फेजर कहाँ है, वो उसका इस वाली इनिशियल लाइन से डिफरेंस, वो मान लेते हैं कुछ थीटा v है ना, t = 0 पे, ठीक है, वो थीटा v होगा मान लेते हैं। ऐसे ही करंट जो है वो वोल्टेज अपने सर्कल में घूम रहा है, करंट अपने सर्कल में, एसी में हमेशा इनको ऐसे ही, जब भी एसी में साइनसॉइड दिखे तो अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लो कि ये जो है वो सर्कल में घूम रहा है, दूसरा वाला साइन दिख रहा है वो अपने सर्कल में घूम रहा है, और उस सर्कल का रेडियस ये वाला बताएगा। तो इन दोनों का v और im कुछ भी अलग अलग हो सकते, तो अलग अलग सर्कल में घूम रहे हैं। तो जब v जिस सर्कल में घूम रहा है ना, उसका t = 0 पर इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में जो है वो थीटा v एंगल है ना। ऐसे ही करंट जब घूम रहा होगा तो वो भी तो इसके पीछे पीछे साथ में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है,
सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब दोनों के बीच में कांस्टेंट गैप मेंटेन है, वो एक साथ ऐसे घूम रहा है, ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो किसी एक इंस्टेंट पे बात करें तो इंस्टेंट के ऊपर अगर बात करें तो थीटा भी यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे, तो करंट भी तो कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं करंट जो है वो कहीं यहाँ पे होगा, उसका इनिशियल लाइन के रेफरेंस में थीटा आई होगा। तो ये जो थीटा वी माइनस थीटा आई है ना, वो क्या है, किसी t इक्वल टू टी इंस्टेंट के हो, ये तो t इक्वल टू 0 पे कहीं और भी बनाओगे तो ये सिस्टम जो है ये वाला गैप क्या है, थीटा वी माइनस थीटा आई, है ना। और सिंस ये दोनों सिस्टम सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो ये दोनों थीटा वी माइनस थीटा आई को हर एक इंस्टेंट पे मेंटेन रखेंगे। तो t इक्वल टू 0 पे जब मेंटेन रखें तो किसी t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे भी तो मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा वी माइनस थीटा वी आई क्या है, इन जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो और डिलीवर्ड करंट है, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये वाला जो फेज डिफरेंस है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम थीटा वी माइनस थीटा आई से, ठीक है। इसी को आगे जाके हम देखेंगे, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर, है ना। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को एक मतलब समझ में आ गया होगा, पावर कैसे सिंगल फेज सर्किट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। थ्री फेज सर्किट जो होता है उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और 2 वाट मीटर मेथड, अब वो सब जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग उसमें आएगा वो। और वाट मीटर के इतने सारे भर के क्वेश्चन आए हुए हैं गेट के अंदर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। बस उनको इतना आसानी से करूँगा ना, आप 2-3 क्वेश्चन करूँगा आपको, अब बाकी के आप खुद कर लोगे ना। तो ये थीटा वी माइनस थीटा, ये वाला पावर समझ में आ गया होगा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। जो अप्लाइड है उसका पीक वैल्यू तो है ही, वो डिपेंड कर रहा है जो वोल्टेज और करंट जो लोड में से जा रहा होगा ना, उन दोनों के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे वो कितना अपने अंदर बीच के अंदर गैप मेंटेन रखे हुए हैं ना, थीटा वी माइनस थीटा आई, उस पर डिपेंड करता है ना। तो ये पावर का फॉर्मूला गया। अब पावर का फॉर्मूला गया तो ये जो पावर है ना, इस पावर को मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको नाम देते हैं वाट मीटर, है ना। जो वाट मीटर मेज़र करता है, अभी मैं बोला ना कि इंस्टेंट पे पावर को मेज़र करना जो है वो मतलब किसी ड्यूरेशन में अगर मेज़र करेंगे तो उसको मेज़र करने के लिए हम एवरेज ले रहे हैं, लेकिन इंस्टेंट पे मेज़र करना पॉसिबल नहीं क्योंकि हर इंस्टेंट पे वो चेंज हो रही है ना। तो जो वाट मीटर हम पावर मेजरमेंट के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं वो क्या करता है, ये वाला करता है, मतलब अपने उसके अंदर जो है हमने ऐसा सिस्टम, ऐसा सर्किट लगा रहा है कि ओवरऑल जो वो सर्किट क्या करता है, जो आपने वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लगाई है ना, उन दोनों को इंटीग्रेट करके रिजल्ट दे देता है। ये वाला एक ड्यूरेशन में इंटीग्रेट करके रिजल्ट दे देता है ना, ठीक है। तो वाट मीटर क्या करता है, ये वाला एवरेज पावर मेजर करता है, ठीक है। अब ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन जब इसके अंदर मान लो हार्मोनिक्स आ जाता है, तब क्या करेंगे, तब अब देखो हार्मोनिक्स वाला एक बार और समझा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे तो सोर्स जो था ना वो प्योरली साइनोसॉइड था, तो प्योरली साइनोसॉइड था तो हमने क्या किया, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई किया और सिर्फ हमको एक ही टर्म मिली, ये वाली, ठीक है ना, 2 साइन ए साइन बी वाली। लेकिन जब अब मान लो वोल्टेज सोर्स जो है वो इस तरह का है कि उसके अंदर मान लो ये वाला वी एम 2 VM होगा और 2 VM के साथ में उसमें और हार्मोनिक्स भी है, 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, 3 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, 4 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो अगर मान लो इसके साथ में ये जो साइन है इसके साथ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी का टर्म और आ जाता मान लो, तब क्या करते, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। मान लो 2 ही हार्मोनिक्स अभी आए हैं वोल्टेज सोर्स के अंदर, प्योर साइनोसॉइड नहीं है, तो कॉन्सेप्ट से डेविएट नहीं करना। मैं जो बोला हूँ ना, पावर मेजरमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है, ये पावर का मतलब एक ही फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है VT × IT। हमेशा पावर इसी से मेजर की जाती है, और पावर हमेशा जो मेजर की जाती है वो किसी एलिमेंट की मेजर की जाती है। जैसे यहाँ पे लोड की कर रहे हैं, ऐसे ही सोर्स की भी मेजर कर सकते हैं। सोर्स की मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, यही वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज देखेंगे, सोर्स का वोल्टेज, करंट देखेंगे, सोर्स जो करंट दे रहा है या ले रहा है वो वाला करंट, है ना। उन दोनों को, बाकी सर्किट में और कुछ नहीं देखना, जिस एलिमेंट के पावर मेजर करनी है उसके अक्रॉस वोल्टेज, उसका करंट देखना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे जैसे सोर्स जो है वो बोल रहा है कि भाई मेरे में अंदर एक जो है 2 ओमेगा का हार्मोनिक्स भी, तो इसको मेजर करते हो, हमको तो पावर मेजर करने का सिर्फ एक ही तरीका मालूम है, और पावर का एक ही फॉर्मूला मालूम है, VT × IT। VT × IT करोगे, और VT × IT करोगे तो अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी था, उसमें 2 ओमेगा टी का टर्म भी आएगा प्लस में होके, और ये वाला साइन कंबाइंडली रहेगा उसके। तो ये ए साइन जो है ना, एक बार इसके साथ जाएगा, ये साइन एक बार इसके साथ जाएगा, तो इस तरह का 2 टर्म मिलेगा हमको। कहाँ गया वो टर्म, ये वाला, जैसे इसमें 2 टर्म मिला है ना, तो अब 2 टर्म तो जो है एक बार साइन जो है इसके साथ जाएगा तब मिलेगा, 2 टर्म एक बार इसके साथ जाएगा तब मिलेगा, तो कुल मिला के 4 टर्म मिलेगी हमको। 4 टर्म मिलेगी तो अब वो जो टर्म्स निकालोगे ना, उसमें भी 2 ओमेगा टी की 2 अलग अलग टर्म्स मिलेंगी, है ना। 2 या 3 ओमेगा टी का, 3 का भी मिलेगा उसमें, क्योंकि 2 ओमेगा भी है, ओमेगा भी मिलेगा उसमें, और ओमेगा के साथ में 3 ओमेगा का भी टर्म मिलेगा, है ना, ठीक है ना।
तो उनको उसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन जो है वो और बड़ा निकल के आएगा, और बड़ा निकल के आएगा, उसका एवरेज करेंगे तो फिर जो है वो जो एक्चुअल पावर डिलीवर हो रहेगी वो निकल के आएगी। वो उसका इक्वेशन हम करेंगे पूरा प्रॉपर मेथड से, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए जो है पावर का ये वाला कॉन्सेप्ट सिंगल फेज के लिए जो है इतना बस चीज़ याद रखना है ना। और भी पावर में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसी के अंदर, है ना। अब जैसे ये वाला पावर निकल के आया ना, ये वाला पावर निकल के आया हमारे पास में, इस पावर को नाम देते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का मतलब होता है ये एक्चुअल में जो लोड है ना, ये पावर जो सोर्स जो है ना, सोर्स क्या है, उसके पास कुछ पावर है, एनर्जी है। लोड क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना, ठीक है। लोड अगर एनर्जी कंज्यूम करेगा तो जैसे वो एनर्जी आएगी कहाँ से, सोर्स से आएगी, ठीक है। अब वो वाला जो पावर हमने कैलकुलेट किया है ना, जो लोड ने कंज्यूम किया है, वो एक्चुअल में जो कंज्यूम किया है उसको नाम देते हैं हम एक्चुअल पावर, है ना। जो उसी को हम उसी को एक्चुअल पावर या रियल पावर नाम देते हैं। तो ये वाला जो पावर है ना, ये पावर इसने इसमें से लेके काम कर दिया है इसके कोरस्पॉन्डिंग। पावर का अल्टीमेटली क्या करना है, काम, वर्क करता है ना वो कुछ, है ना। तो इस पावर के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो लोड ने कुछ काम कर दिया है ना, तो इसको इसलिए इसको हम रियल पावर का नाम देते हैं ना। रियल पावर मतलब यही पावर वर्क करने में यूटिलाइज होती है ना। अब ऐसे ही एक अपेरेंट पावर का कॉन्सेप्ट हो रहा है, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें वो कुछ है नहीं। अब इस वाली जो टर्म निकल के आई है, इस वाली टर्म को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे Vm/2 आया ना, अब हमको पता है ये वाला पीक वैल्यू है, इसका RMS निकालेंगे तो क्या क्या होगा, डिवाइड बाई √2। तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Vm/Im ये √2 टाइम्स √2, है ना। अब देखो Vm/√2 को अलग कर लो और Vm/2 को अलग कर लो, तो Vm/√2 Im/√2 ये क्या है, Vrms, ये Irms है। तो जो भी RMS वोल्टेजेज है ना, उनको या तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो या फिर पीक वोल्टेजेस के डिवाइड कर लो रूट के साथ में, है ना। तो वो भी सेम ही फॉर्मूला होगा, है ना। तो थीटा भी माइनस थीटा आई, तो ये RMS की टर्म्स में भी ये निकल के आएगा, तो RMS की टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला होगा। अब देखो बाकी और चीज़ इसमें यही चीज़ काम की है, एक्टिव पावर को मेजर करना और उसको मेजर कैसे करते हैं वही चीज़ काम की है। बाकी जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकली माइंड में रख लो, अपेरेंट पावर क्या होती है और साथ में एक कौन सी पावर होती है, MVAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जो जिसको बोलते हैं ना, वो रिएक्टिव पावर क्या होती है वो याद कर लेना, है ना। उसका मैं बता देता हूँ क्या होता है वो भी। ये एक्टिव पावर का है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये वाला तो एक्टिव पावर निकल के आ गया। अब पावर जो है वो मतलब जैसे 3 अलग अलग, एक ये वाली पावर जो काम करती है, एक AC सर्किट जब आता है ना, तो इसमें जो है इस सर्किट के अंदर ओवरऑल पावर जो मिलेगी ना हमको, वो सिर्फ एक्टिव पावर नहीं होती, वो उसमें और भी कुछ मतलब जैसे इसमें अगर पावर इतना से इतना डिलीवर करना चाहिए तो करंट जो है वो इसमें से Im/2 यही वाला डिलीवर जा रहा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमको करंट मिलेगा ना वो इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा, जबकि पावर हमको यही मिल रही है और करंट हमको ज़्यादा मिल रहा है। मतलब करंट ज़्यादा जा रहा है, करंट ज़्यादा जा रहा है और पावर मिल रही है इतनी, तो इसका मतलब कुछ साथ में पावर के साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा टर्म होगी पावर की जो एक्चुअल में काम नहीं कर रही है लेकिन सर्किट में अननेसेसरी जा रही है और आ रही है ना, उसको जो है वो हम रिएक्टिव पावर मेजर करते बोलते हैं ना। तो एक्चुअल में जो हम इस AC के अंदर जो पावर डिफाइन करते हैं ना, वो एपरेंट पावर डिफाइन करते हैं ना, एपरेंट पावर। और वो एपरेंट पावर क्या मतलब कुल मिला के टोटल पावर है वो, एक तरह से ये डील करेंगे तो, है ना। तो वो वाली जो पावर डिफाइन करके उसको हम वोल्ट एम्पियर से डिफाइन करते हैं। वोल्ट एम्पियर का मतलब वोल्ट एम्पियर से डिफाइन करते हैं, तो वो उसको नाम देंगे हम। और ये जब ये जो एपरेंट पावर एक्चुअल में निकालेंगे ना टोटल, वो निकाल के आती है V टाइम्स I का कॉन्जुगेट, है ना। V और जो I दिया हुआ है ना उसको फेज के साथ लिखो। जैसे V जो था हमने यहाँ पे जो वोल्टेज लिया था वो कैसे फॉर्म में था, Vm ∠θV की फॉर्म में था, ठीक है ना। और I किस फॉर्म में था, Im∠θI में, तो Im∠θI में था। अब θI में था तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, माइनस का θI के टर्म साथ में आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Vm Im और एंगल कितना हो जाएगा, θV माइनस θI, ठीक है। अब इस टर्म को खोल दो, R∠θ है, R∠θ को कैसे खोलते हो, R cos θ प्लस R sin θ, है ना। इसी टर्म्स को अगर खोलोगे आप तो ये वाली टर्म निकल के आएगी Vm, और इसके साथ में एक बार ये वाला टर्म जो आएगा कोस के साथ में आएगा, और एक बार ये वाला टर्म जो है वो किसके साथ निकल के आएगा, साइन के साथ में निकल के आएगा, साइन θV माइनस θI, है ना। Vm और Im दोनों मिल गया, ठीक है। और Vm और I मतलब कुल मिला के ये वाला, अच्छा वो जो एपरेंट पावर डिफाइन करते हैं ना, सॉरी, इसको जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यूज़ की टर्म्स में नहीं, इसको RMS वैल्यूज़ की टर्म्स में डिफाइन करते हैं ना। तो
तो ये Vm/√2 होगा और ये वाला भी √2 होगा, है ना। तो कुल मिला के ये Vm/2 और इन दोनों के अक्रॉस 2 आएगा नीचे में, है ना। तो ये वाली जो पावर निकल के आई वो एक्चुअल में कौन सी निकल के आई, जो हमने कैलकुलेट की थी अभी, तो इसको नाम दे देते हैं P, प्लस ये आयोटा के साथ में एक टर्म निकल के आएगी, है ना। क्योंकि ये जो है ये R एंगल थीटा है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा, तो आयोटा साइन थीटा के साथ में ये वाला टर्म आएगा, तो इसको नाम दे देंगे हम J/Q, है ना। और ये टोटल पावर जो है किसी ऐसी सर्किट में जो पावर डिफाइन करते हैं ना किसी भी इंस्टेंट में टोटल, तो वो एक्चुअल में हम इससे डिफाइन करते हैं, है ना। तो इसमें जो है वो रियल पावर की भी अपने आप में टेक केयर होती है ना, टेक केयर की हुई होती है ना। अब देखो पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत शानदार वाला। अब उसके बाद में वो जो तुम यूट्यूब पे देखते रहते हो, ये गिलास बियर का इतना भरा हुआ है, उसमें इतना झाग है, ये सब वो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना, वो एक्चुअल में क्या मतलब होता है पावर फैक्टर का वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि HP जैसे पावर जो है उसका बहुत पहले तक जो है वाट यूनिट होने के बजाय हॉर्स पावर होता था, मैंने एक शानदार वाला वीडियो बना रखा, देख सकते हो ना। तो वो वाट में क्या होता है, वैसे ही अब वैसे हिस्टोरिकली उसका मैंने लॉजिक बताया था कि हिस्टोरिकली क्या लॉजिक है, क्यों पहले HP में मेजर की जाती थी वो, है ना, हॉर्स पावर में, है ना। ऐसे ही पावर फैक्टर का भी कुछ लॉजिक है, उसका कुछ फिजिकल मीनिंग है। वो एक्चुअल में जो है ना, वो ये पावर फैक्टर जो टर्म है ना cos थीटा V माइनस थीटा I, ये इसको कमांडली हम बोलते हैं पावर फैक्टर, है ना। ये पावर फैक्टर का बहुत शानदार वाला मीनिंग है। इस ये जो टर्म है ना थीटा V माइनस थीटा I, ये बिल बनाने में यूज़ की जाती है। आप सोच के देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये कंज्यूमर से कितना पैसा लेना है, किस भाव से बिजली बेचनी है, ये चीज़ डिसाइड करती है, ठीक है। कंज्यूमर को किस भाव में बिजली बेचनी है, ये वाले टर्म के बिना जो है वो भाव डिसाइड नहीं कर सकते आप, है ना। तो उस चीज़ का अभी बताऊंगा उसमें, मतलब अगले वाले वीडियो के अंदर। तो इस वाले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।